रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर रखा था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था जो धीरे धीरे साथ बहे जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था कि भी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। हाँ वंदना बोलो, विराट ने कहा। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ तक पहुंचे आप जी? वंदना ने पूछा। किश्नोई नदी तक पहुंच गया हूं वंदना, बस ये किश्नोई नदी पार करी और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास, विराट ने जवाब दिया। As soon as Vandana hears the name Kishnoi River, she says nervously, "Are you saying you're crossing the Kishnoi River?" Vandana asked, worried. Vandana's concern is clear. What else? You know there's only one way to get from Banglamuda village to Rugankamucha village, and that too by crossing the river, the unknown man said calmly. The unknown man's voice is steady while Vandana's worry deepens. You shouldn't have come back so late. You should have stayed at the graveyard Kothi. You know that, Vandana said, anxious. There is a slight trouble in Vandana's voice. नदी के पास वो घूमती है। वो घूमती है मतलब? विराट ने हैरानी से पूछा। विराट हैरानी के साथ पूछता है। आपको सब पता है पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना? माँ जी ने बताया था कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है, वंदना निराशा में बोली। वंदना चिंता में प्रकट होती है। वंदना तुम भी ना कहा माँ की बातों में आ गई, लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी, विराट ने शंका जताई। विराट अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदना घबराते हुए बोली, सस चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ उसके लिए माफ कर देना, अब ये कभी उसका नाम नहीं लेंगे, वंदना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। विराट हंसी से बोला, क्या वंदना तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती समझी तुम, ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई है और कुछ नहीं। नदी के किनारे खड़े विराट का फोन बजता है। आप नहीं मानते तो मत मानिए पर मैं तो मानती हूं, आप ना जल्दी से आ जाइए बस, वंदना ने दुलारती हुई कहा। हाँ वंदना आ रहा हूं, बस ये नदी तो पार कर लूं पहले, विराट ने आश्वासन देते हुए जवाब दिया। वंदना मुस्कुराते हुए फोन पर बात करती हैं। अच्छा मैं रखती हूं, वंदना ने हंसते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? विराट ने मजाकिया लहजे में पूछा। मैं भूल रही हूं? क्या भूल रही हूं? वंदना ने चिंतित होकर पूछा। यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, विराट ने छेड़ते हुए कहा। गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा, आपकी फिक्र में मैं तो भूल ही गई थी, वंदना ने माफी मांगते हुए कहा। विराट मुंह बनाते हुए वंदना को जवाब देता है। अब भूल गई थी तो उसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें, सजा के लिए तैयार रहना। अच्छा तो क्या सजा देंगे आप? वंदना ने प्लेफुल अंदाज में पूछा। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें आज रात भर जागना रखा, टीजिंग लहजे में कहा। आप भी ना, कैसी कैसी बातें करते हैं आप, वंदना शाय होकर बोली। अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किससे होऊंगा, नरेटर ने एंडियरिंग आवाज में जवाब दिया। ठीक है आ जाए, मैं इंतजार कर रही हूं आपका, जल्दी आना, वंदना ने इनवाइटिंग तरीके से कहा। वंदना फोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसको पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो। पायल की आवाज सुनकर विराट जहां पर था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया और वही वहम डरा रहा है अब मुझे, और वैसे भी मैं तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ, बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है, विराट ने कहा। विराट मुश्किल से अभी 1-2 कदम चला ही था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है। उस काले साये को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। काले साये के पास से पायल के बजने की आवाज और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। कहीं वंदना की बात सच तो नहीं थी, ये यक्षिणी तो नहीं, विराट डरते हुए कहता है।
विराट उस साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरे से लथपथ हो गया था। ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। विराट डरते हुए कहता है, कका कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अभी भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साये पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साये पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो साया और किसी का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे। उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहे। वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिणी जैसी कोई चीज भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था, जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात क्या कल परसों नरसों हमेशा जगाकर रखूंगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अलगे ही पल दोनों नदी की रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। उस लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे की पसीने की बूंद ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी नहीं बूझी थी। विराट अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पल में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उसकी नजर उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लग गई थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी। उसके बाल काले से सफेद होने लग गए थे। देखते ही देखते वह लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। यह सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, का कौन हो तुम? वह लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। यह सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो झट से उससे दूर हटने लगता है। पर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी बूझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ, थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? हा हा हा। विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसको यक्षिणी की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी।